हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशा एंड आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ, प्रश्न उत्तर, जो कि लास्ट वीडियो में हम लेसन कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी की बुक से। आज हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे, जो बुक के पीछे होते हैं ना, लेसन कंप्लीट हो जाता है जब, उसके पीछे जो अभ्यास के प्रश्न होते हैं, प्रश्न उत्तर, वो हम आज आपको आज करने जा रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में भी मदद मिले और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको वो मदद करे। और उसके आंसर इस तरीके से करवा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आज के कुछ प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 जो है अभ्यास के, फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? फ्रांस में जो क्रांतिकारी विरोध हुए थे उसकी जो शुरुआत है किस परिस्थितियों में हुई थी? तो इसका उत्तर है निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत हुई थी। तो कुछ परिस्थितियां हो रही थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो हम आपको बताएंगे। सामाजिक परिस्थितियां क्या थी? वहाँ पर मतलब फ्रांस में सामंतवाद की प्रथा थी जो 3 वर्गों में विभक्त थी। मैंने आपको बताया था कि समाज 3 वर्गों में विभाजित था, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग मैंने बताया था पादरी वर्ग थे, और द्वितीय वर्ग में कौन थे? कुलीन वर्ग थे। पादरी वर्ग तो चर्च में जो काम करते हैं उसे पादरी कहते हैं। कुलीन वर्ग जो कुलपति के मालिक होते हैं, यानी कि जिसके पास ज़मीन जायदाद होती है ना, उसे कहते हैं कुल के पति, कुलपति, कुलीन थे। तीसरे स्टेट में अमीर भी आते थे, गरीब भी आते थे, किसान, कारीगर और वकील, व्यापारी, व्यवसायी, ये सब आते थे। और तीसरे स्टेट के लोगों को ही कर देना पड़ता था। पहले और प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को कर देने से छूट थी सरकार को, इसलिए तृतीय स्टेट के लोग नाराज थे सरकार से। सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी? वहाँ पर सामंतवाद की प्रथा थी फ्रांस में, जो 3 वर्गों में विभक्त थी, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, जिन्हें चर्च वाले कहते हैं, चर्च में जो काम करते हैं। दूसरे स्टेट में कुलीन एवं तृतीय स्टेट में व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, जिसके पास ज़मीन नहीं होती थी उसे कहते हैं भूमिहीन मजदूर, एवं नौकर आते थे। यह केवल तृतीय स्टेट ही थी जो सभी कर देने को बाध्य थी, मतलब तीसरे स्टेट को ही सारे कर देने पड़ते थे। पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों को सरकार को कर देने से छूट प्राप्त थी। सरकार को कर देने के साथ साथ किसानों को, चर्च को भी कर देना पड़ता था। सरकार को कर देने के साथ साथ तीसरे स्टेट के जो लोग थे उन्हें चर्च को भी कर देना पड़ता था। यह एक अन्यायपूर्ण स्थिति थी जिसने तृतीय स्टेट के सदस्यों में असंतोष की भावना को बढ़ा दिया था। आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थी विरोध की? सन 1774 में बुरबुर राजवंश का लुई 16वें फ्रांस के सिंहासन पर बैठा था और उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से शादी कर ली थी। जब वह सत्ता पर बैठा था ना, लुई 16वीं, तब उसका शाही खजाना खाली था, क्योंकि बहुत सारे युद्ध वगैरह हुए थे फ्रांस में। पेरिस में भी समझौता हुआ था, पेरिस में भी हुआ था, और बास्तिल के किले पर भी अस्त व्यस्त ध्वंस हो गया था, इसीलिए जो राजकाज था वो खाली था जब लुई 16वें गद्दी पर बैठा। सेना का रखरखाव, सरकार का खर्च, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालय को चलाने जैसे नियमित खर्च निपटाने के लिए सरकार कर बढ़ाने पर बाध्य हो गई। मतलब जो सरकार थी ना, कर क्यों बढ़ाती थी? क्योंकि उसे अपने सेना का रखरखाव करना पड़ता था सम्राट को। सरकारी कार्यालय जो अपने नियमित कार्य होते हैं, अपने सेना को ठीक से रखना, उसके खर्चे पूरे करना, और विश्वविद्यालय को चलाने जैसे नियमित खर्चों को निपटाने के लिए सरकार कर बढ़ाने के लिए बाध्य हो गई कि कर बढ़ाने चाहिए। वो कर बढ़ा रही थी। कर बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए फ्रांस के सम्राट लुई 16वीं ने 5 मई 1789 को स्टेट के जनरल की सभा बुलाई थी। प्रत्येक स्टेट को सभा में एक वोट डालने की अनुमति दी गई, मतलब पूरे एक स्टेट को एक ही वोट डालने की अनुमति दी गई। तीसरे स्टेट ने इस अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने सुझाव रखा कि प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, जैसे कि आजकल होता है। सम्राट ने इस अपील को ठुकरा दिया तथा तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि सदस्य विरोध स्वरूप सभा से वॉकआउट कर गए, मतलब चले गए। तीसरे स्टेट के लोग नाराज होकर। फ्रांसीसी जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी के कारण इस समय खाद्यान्न की मांग बहुत बढ़ गई थी। फ्रांसीसी जनसंख्या
जब बढ़ रही थी तो इसके कारण क्या हुआ, खाद्यान्न की मतलब खाने की मांग भी बढ़ने लग गई। फ्रांसीसी जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी के कारण खाद्यान्न की मांग बहुत बढ़ गई थी। परिणाम स्वरूप पाव रोटी के भाव भी बढ़ गए थे। उस टाइम पे पाव रोटी की कीमत बहुत बढ़ गई थी ना, मजदूरी कम हो गई थी। बढ़ती कीमतों व अपर्याप्त मजदूरी के कारण अधिकतर जनसंख्या जीविका के आधारभूत साधन भी वहन नहीं कर सकती थी, जिससे जीविका संकट उत्पन्न हो गया तथा अमीर गरीब के बीच की दूरी बढ़ गई। अमीर ज़्यादा अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए, क्योंकि गरीबों को उनकी मजदूरी के अनुसार उन्हें मजदूर पैसे नहीं दिए जाते थे और वो अपना पाव रोटी भी खरीद नहीं पाते थे। दार्शनिकों का योगदान 18वीं सदी के दौरान मध्य वर्ग शिक्षित एवं धनी बन कर उभरा था। आपको पता ही है मध्य वर्ग क्या होता है। समाजी समूह का जब उदय हुआ था 18वीं सदी में, उसे कहते हैं मध्य वर्ग। तो जो मध्य वर्ग है 18वीं सदी में शिक्षित एवं धनी बनकर उभरा था। सामंतवादी समाज द्वारा प्रचारित विशेषाधिकार प्रणाली उनके हितों के विरुद्ध थी। शिक्षित होने के कारण इस वर्ग के सदस्यों की पहुंच फ्रांसीसी एवं अंग्रेज राजनीतिक एवं सामाजिक दार्शनिकों द्वारा सुझाए गए समानता एवं आज़ादी के विभिन्न विचारों तक थी। यानी कि शिक्षित होने के कारण क्या हुआ, फ्रांसीसी और अंग्रेज थे, सामाजिक दार्शनिक थे, उन्होंने सुझाया था कि समानता आज़ादी के विभिन्न विचारों तक इनकी पहुंच थी। ये विचार सैलून एवं कॉफ़ी घरों में जनसाधारण के बीच चर्चा तथा वाद विवाद के फलस्वरूप तथा पुस्तकों एवं अखबारों के द्वारा लोकप्रिय हो गए। दार्शनिकों के विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉन लॉक, जेम्स, बस यहीं तक ही कर लेना, आगे चलते हैं। राजनीतिक कारण क्या थे। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने मिराबियो एवं ओबेसिए के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया एवं शपथ ली। राजनीतिक कारण क्या थे, तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उसमें मिराबियो और ओबेसिए के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया था एवं शपथ ली कि जब तक वे सम्राट की शक्तियों को सीमित करने व अन्यायपूर्ण विशेषाधिकारों वाली सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने वाला संविधान नहीं बनाएंगे, तब तक सभा को भंग नहीं करेंगे। यानी कि तीसरे स्टेट के लोगों ने कहा था, मिराबियो और ओबेसिए के साथ मिलकर एक सभा, राष्ट्रीय सभा घोषित किया, स्वयं को एक राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया था और शपथ ली थी कि हम सम्राट की शक्तियों को कम करेंगे, क्योंकि सम्राट की शक्तियाँ कैसी निरंकुश शक्तियाँ थी, अपनी मनमानी करता था सम्राट, अपनी मनमानी से करवर लेता था ना, इसीलिए अन्यायपूर्ण विशेषाधिकार वाली सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने वाला संविधान नहीं बनाएंगे जब तक सभा को भंग नहीं करेंगे। जिस समय राष्ट्रीय सभा संविधान का मसौदा बनाने में व्यस्त थी, जिस समय जो राष्ट्रीय सभा थी संविधान बनाने में व्यस्त थी, उस दौरान सामंतों को विस्थापित करने के लिए बहुत से स्थानीय विरोध हुए थे। इसी बीच तो ये संविधान बन रहा था ना जब फ्रांस का, तभी तो ये लागू हुआ था सब समानता का अधिकार, जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं ना, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये 6 जो अधिकार तभी मिले थे। इसी बीच खाद्य संकट गहरा गया तथा जनसाधारण का गुस्सा गलियों में फूट पड़ा। मतलब खाने पीने की दिक्कत हो गई, जीविका संकट की, तो भी लोग गुस्सा बहुत भर गया आ गया। 14 जुलाई को सम्राट ने सैन्य टुकड़ियों को पेरिस में प्रवेश करने के आदेश दे दिए गए। 14 जुलाई को जो राजा था उसने क्या किया, अपने सैनिकों को पेरिस में प्रवेश करने के आदेश दे दिए थे। इसके प्रत्युत्तर में सैकड़ों क्रुद्ध पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वयं की सशक्त टुकड़ियाँ बना ली। फिर क्या हुआ, पुरुषों महिलाओं ने अपनी मतलब पावर को दिखाया, गुस्सा में आ गए लोग। ऐसे ही लोगों की एक सेना बास्तिल किले की जेल सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक थी, में जा घुसी। ऐसे ही लोगों की एक सेना थी ना, बास्तिल किले की जेल में जा घुसी और उसको नष्ट कर दिया था गुस्से में आके, क्योंकि पाव रोटी महंगी कर दिया, मजदूरी कम दे रहे हैं। इस कारण फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ था। आगे चलते हैं। क्रांति का आरंभ हुआ। सम्राट लुई 16वीं एवं उसकी रानी मैरी एंटोनेट ने अपने विलासितापूर्ण मतलब बहुत मज़े से जीवन जीते हैं ना, बहुत सब चीज़ों का उपभोग करके, सोने चांदी और खाने में पहनना और क्या बोलते हैं, शौक़ पूरे करना, शाही पकवान खाना, उसे कहते हैं विलासिता जीवन एवं खर्चीले तौर तरीके पर काफ़ी धन बर्बाद किया था। किसने, लुई 16वीं और उसकी रानी ने, मैरी एंटोनेट ने। उच्च पद आमतौर पर बेचे जाते थे। पूरा प्रशासन भ्रष्ट था।
और प्रत्येक विभाग के अपने ही कानून थे। किसी एक समान प्रणाली के अभाव में चारों ओर भ्रम का वातावरण था। लोग प्रशासन की इस दूषित प्रणाली से तंग आ चुके थे तथा इसे बदलना चाहते थे। वही कर लेता था, विलासितापूर्ण जीवन रहता था, अपनी मर्जी से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था लुई सोल्वी अपनी रानी के साथ। तो लोग इससे तंग आ चुके थे इस चीज़ से, और जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा था और जीविका संकट भी आ गया था। आगे चलते हैं। अब प्रश्न 2 है, फ्रांसीसी समाज के कौन से समूहों को क्रांति से लाभ हुआ? कौन से समूहों को शक्ति त्यागने पर बाध्य किया गया? समाज के कौन से वर्ग को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी? इसका उत्तर है, अब ये क्या पूछा गया है प्रश्न 2 में, कि जो फ्रांसीसी समाज था कि कौन से समूहों को इस क्रांतिकारी जो काम हुए तो उससे लाभ मिला था, और कौन से समूहों को शक्ति त्यागने पर बाध्य किया गया था, और समाज के कौन से वर्ग को क्रांति के परिणाम से निराशा भी हुई थी। तो इसका उत्तर है, तृतीय स्टेज के धनी सदस्यों यानी कि मध्यम वर्ग को फ्रांसीसी क्रांति से सर्वाधिक लाभ हुआ। किससे लाभ हुआ था? तृतीय स्टेज के धनी सदस्यों को फ्रांसीसी क्रांति से लाभ हुआ सबसे ज़्यादा। इन समूहों में किसान, मजदूर, छोटे अधिकारीगण, वकील, अध्यापक, डॉक्टर एवं व्यवसायी शामिल थे। आपको बताइए, तीसरे स्टेट में ये लोग शामिल थे। पहले इन्हें सभी कर अदा करने पड़ते थे। वह पादरियों एवं कुलीन लोगों द्वारा उन्हें हर कदम पर सदैव अपमानित किया जाता था, क्योंकि उन्हें हीन भावना से देखा जाता था, कर देना भी पड़ता था ना, इसीलिए। और पादरियों कुलीन लोग भी उन्हें अपमानित नज़र से देखते थे। किंतु क्रांति के बाद उनके साथ समाज के उच्च वर्ग के समान व्यवहार किया जाने लगा। किसके साथ? तीसरे स्टेट के लोगों के साथ। पादरियों एवं कुलीनों को शक्ति त्यागने पर बाध्य होना पड़ा, यानी कि वो बहुत ही ऐशो आराम से रहते थे ना, बड़े जैसे बहुत राजा महाराजा हो, जमींदार हो, तो उन्हें अपनी शक्ति को त्यागने पर बाध्य होना पड़ा तथा उनसे सभी विशेषाधिकार छीन लिए गए। समाज के क्रांति होने के बाद क्या हुआ? जो पादरी कुलीन वर्ग के लोग हैं उनसे अपने विशेषाधिकार छीन लिए गए। समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों तथा महिलाओं को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी, क्योंकि क्रांति के बाद समानता की प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुई। तो समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों तथा महिलाओं को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी, क्योंकि क्रांति के बाद क्या हुआ था? समानता की प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुई। आगे चलते हैं। प्रश्न 3 है, फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं व 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत का वर्णन कीजिए। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से जो 19वीं और 20वीं सदी के विश्व के जो लोगों को क्या विरासत मिली थी, उसका वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं व 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत। पहला है, फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी मानव इतिहास की घटनाओं में से एक है, मतलब महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, क्योंकि जीविका संकट, जीवन में कभी ऐसा मुश्किल दौर नहीं आया होगा जो फ्रांस में आया था पहली बार। यह पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने आज़ादी, समानता और भाईचारे जैसे विचारों को अपनाया था। ये एक विश्व में पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था जिसकी आज़ादी, लोगों को आज़ादी दिलाई, समानता दिलाई, भाईचारे की जैसे विचारों को अपनाना सिखाया। 19वीं व 20वीं सदी के प्रत्येक देश के लोगों के लिए ये विचार आधारभूत सिद्धांत बन गए थे। यानी कि 19वीं और 20वीं सदी के प्रत्येक देश के लोगों के लिए ये जो विचार थे आधारभूत सिद्धांत बन गए थे लोगों के लिए। इसने, आपको पता है, समानता, आज़ादी, भाईचारा, ये सब लोगों को ही इसे अपनाना चाहिए, मतलब हर एक प्रत्येक सदस्यों को। तो ये एक आधारभूत सिद्धांत मतलब एक मौलिक अधिकार टाइप के बन गए थे। इसने यूरोप के लगभग सभी देशों एवं दक्षिण अमेरिका में प्रत्येक क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया। इसने क्या किया? यूरोप के सभी देशों को, दक्षिण अमेरिका में प्रत्येक क्रांतिकारी आंदोलन को भी प्रेरित किया था। इसने यूरोप के विभिन्न स्थानों पर घटित सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं। इसने मनमाने तरीके से चल रहे शासन का अंत किया तथा यूरोप एवं विश्व के अन्य भागों में लोगों की गणतंत्र के विचार का विकास किया। इससे क्या हुआ? जो मनमाने तरीके से शासन चलता था ना, जैसे फ्रांस में चलता था सम्राट का,
उसका अंत किया था सब जगह, तथा यूरोप एवं विश्व के अन्य भागों में लोगों के गणतंत्र के विचार का विकास किया कि गणतांत्रिक देश होना चाहिए। इसने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की अवधारणा का प्रचार किया, जो बाद में कानून के समक्ष लोगों की समानता की धारणा बनी थी। जैसे कि अब है कानून के समक्ष सभी लोग समान है, जाति धर्म के आधार पर किसका भेदभाव नहीं होगा। इसने राष्ट्र शब्द को आधुनिक अर्थ दिया तथा राष्ट्रवादी की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिसने पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड तथा इटली में लोगों को अपने देशों में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हेतु प्रेरित किया। इस क्रांति ने जनता की आवाज़ को सहारा दिया, जो दैवीय अधिकार की धारणा, सामंती विशेषाधिकार, दास प्रथा एवं नियंत्रण को समाप्त करके योग्यता को सामाजिक उत्थान का आधार बनाना चाहते थे। राजा राममोहन राय जैसे नेता फ्रांसीसी क्रांति द्वारा प्रचारित राजशाही एवं उसके निरंकुशवाद के विरुद्ध प्रचारित विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव विश्व भर में जन आंदोलनों का प्रारंभ तथा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना के उदय होना था। इस प्रकार क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव विश्व भर में जन आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तथा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, उन लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्यम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। जो हमें आज मौलिक अधिकार मिले हैं, लोकतांत्रिक अधिकार जो मौलिक अधिकार मिले हैं उसके बारे में हमें बताना है, और जिसका उद्भव फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुआ था। तो उत्तर है वे लोकतांत्रिक अधिकार जिन्हें हम आज प्रयोग करते हैं तथा जिनका उद्भव फ्रांसीसी क्रांति से हुआ, इस प्रकार है। नंबर 1, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार। हमें क्या, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की का अधिकार है, मतलब अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को कहने का पूरा अधिकार है, मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हमें प्राप्त है, चाहे वो विचार हमारे कैसे भी हों, कि हम क्या सोचते हैं। सेकंड है समानता का अधिकार। सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब सभी लोगों को किसी भी धर्म जाति को अपनाने का पूरा अधिकार है। और जैसे कि हिंदू धर्म के लोग मस्जिद में जा सकते हैं कोई भी धर्म अपनाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, और मुस्लिम लोग मंदिर में भी आ सकते हैं और उन्हें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। फोर्थ है एकत्र होने तथा संगठन बनाने का अधिकार। सभी व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा होने, समूह बनाने, संगठन बनाने का अधिकार है। अपनी बात को भाषण के थ्रू लोगों तक पहुंचाना का पूरा अधिकार है। अगला है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सभी लोगों को कोई भी संस्कृति अपनाने का, किसी भी परंपरा को अपनाने का, शैक्षणिक अधिकार, कोई भी शिक्षा पाने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगला है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की पूरी आज़ादी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। फिर अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी शोषण होता है तो कानून के समक्ष वो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा। अगर जैसे कोई 18 साल से कम उम्र के बच्चे से अगर मजदूरी करवाई जाती है, किसी भी कारखानों में करवाते थे पहले, तो उसके खिलाफ दंडनीय अपराध का कानून बनाया गया है। और 18 साल से कम उम्र के लड़का या लड़की को शादी करने का भी अधिकार कानून ने नहीं दिया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कानून के समक्ष दंड दिया जाएगा। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है, अगर किसी भी इन सारे अधिकारों में से जो अधिकार हम मिले हैं, मौलिक अधिकार, किसी भी अधिकार का किसी का उल्लंघन होता है तो वो संविधान के समक्ष जा सकता है इन अधिकारों को पाने के लिए। आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश अंतर विरोधों से घिरे हुए हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकार, जो सार्वभौमिक मतलब पूरी दुनिया में सबको मिले हुए हैं, कि ये संदेश अंतर विरोधियों से घिरे हुए हैं?
तो इसका उत्तर है पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा इतने विशाल स्तर पर सार्वभौमिक अधिकारों का खाका तैयार करने का विश्व में शायद प्रथम प्रयास था। यानी कि पुरुष और नागरिक के जो अधिकार की घोषणा हुई थी ना, एक विशाल स्तर पर हुई थी, बहुत बड़े स्तर पर। तो सार्वभौमिक अधिकारों का खाका तैयार करने का विश्व में ये पहला प्रयास था शायद। इसने स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के 3 मौलिक अधिकारों पर बल दिया। सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा ऐसे सिद्धांतों को अपनाया गया है, किंतु यह सत्य है कि सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश विरोधाभासों से घिरा था। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कई आदर्श संदिग्ध अर्थों से भरे पड़े थे। अब नंबर 1 पॉइंट है इसमें, घोषणा में कहा गया था कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। घोषणा में क्या कहा गया था कि जो कानून है हमारा सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, मतलब अपनी जो सामान्य जो इच्छा होती है उसे हमें अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेस करने का अधिकार है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून के नज़र में सभी नागरिक समान हैं, वही समानता का अधिकार जो मैंने बताया। किंतु जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बना तो लगभग 30 लाख नागरिक, इसमें 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष एवं महिलाएं शामिल थे, उन्हें बिल्कुल वोट ही नहीं डालने दिया गया। पहले क्या होता था, 25 वर्ष से कम उम्र की आयु या पुरुष या महिलाएं हों, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। फिर अगला पॉइंट है, फ्रांस ने उपनिवेशों पर कब्जा करना व उनकी संख्या बढ़ाना जारी रखा। फिर अगला पॉइंट है, फ्रांस में 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक दास प्रथा जारी रही। तो फ्रांस में 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक तो दास प्रथा जारी रही थी। अब प्रश्न नंबर 6 है, नेपोलियन के उदय का आप कैसे वर्णन करेंगे? नेपोलियन का उदय कैसे हुआ था? इसका उत्तर है सन 1796 में निर्देशिका के पतन के तुरंत बाद नेपोलियन का उदय हुआ था। कब हुआ था? 1796 में निर्देशिका के पतन के तुरंत बाद नेपोलियन का उदय हुआ। निर्देशकों का प्राय विधान सभाओं से झगड़ा होता था, जो कि बाद में उन्हें बर्खास्त करने का प्रयास करती थी। निर्देशिका राजनीतिक रूप से अत्यधिक अस्थिर थी, अतः नेपोलियन सैन्य तानाशाही के रूप में सत्तारूढ़ हुआ। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना दिया। वह पड़ोसी यूरोपीय देशों पर विजय करने निकल पड़ा। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना दिया। और क्या किया उसने? पड़ोसी, जो उसके पड़ोसी थे ना नेपोलियन के, वह पड़ोसी यूरोपीय देशों पर विजय करने निकल पड़ा था। राजवंशों को हटाया और साम्राज्यों को जन्म दिया था। किसने? नेपोलियन ने, जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों को आरूढ़ किया, आगे बढ़ाया। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा जैसे कई कानून बनाए तथा और दशमलव प्रणाली पर आधारित नाप तोल की एक समान पद्धति शुरू की थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। अंततः 1815 ईस्वी में वाटरलू में उसकी हार हो गई थी। किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की वाटरलू में 1815 ईस्वी में हार हो गई थी। तो चलिए आज का चैप्टर या क्वेश्चन आंसर जो भी हमने किया, प्रश्न उत्तर किए लेसन 1 के, वो ख़त्म हो गए हैं। और आपको ये अच्छे लगे हों, समझ आए हों, तो प्लीज़ इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और आपको कुछ समझ ना आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या अपने विचार बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको आगे वीडियोस में कुछ सुधार भी कर पाऊँ। थैंक यू।